Hello everyone, in this video I am going to cover the topic Understanding Marketing in New Perspective। मार्केटिंग को एक नए फॉर्म में समझना कि आज के एरा में हम मार्केटिंग किसे मान के चलते हैं, मार्केटिंग क्या है, पहले क्या अप्रोच थी, क्या हमारा व्यू था मार्केटिंग के रिगार्डिंग, लेकिन आज जो है मार्केटिंग किस फॉर्म में आ चुका है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम लास्ट के एरा की बात करें, पहले की बात करें, तो मार्केटिंग को क्या माना जाता था। मार्केटिंग को सिर्फ गुड्स को सेल परचेज करना ही माना जाता था कि गुड्स को सेल करना है तो वही मार्केटिंग है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें तो मार्केटिंग सिर्फ गुड्स को सेल करना नहीं होता है, रादर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। सो मैनी एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग का पार्ट मान के चलते हैं। पहले तो जो ट्रेडिशनल व्यू है उसके अंदर मार्केटिंग में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ लेके चलते हैं, इसमें सिर्फ मास प्रोडक्शन और मास मार्केट आता है कि बहुत ज़्यादा लेवल पर हम प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो इससे क्या होता है कि ईजिली गुड्स को सेल करना पॉसिबल होता है। तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये मान के चलते हैं कि जो भी वो बना लेंगे वो अपने आप सेल हो जाता है। तो सेल करने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना कि उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, तो इन सबको हमें नहीं देखना है। प्रोड्यूसर को सिर्फ प्रोडक्शन करना है और इसको सेल कर देना है और वो ईजिली सेलेबल होती हैं। तो दो व्यूज़ में, पहले व्यू में ट्रेडिशनल व्यू में यही बताया है कि मास प्रोडक्शन है और मास मार्केट है। लेकिन अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ मास प्रोडक्शन ही नहीं होता, मतलब मॉडर्न व्यू में हम काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सिर्फ हमें गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करना, उनके सेल करने तक की मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो जाता। रादर जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन के बहुत पहले शुरू हो जाती है, प्री प्रोडक्शन होता है और सेल होने के बाद भी बहुत टाइम तक वो कंटिन्यूटी में रहती है। प्रोडक्शन के बहुत पहले स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर आज के टाइम में अगर वो कुछ भी गुड्स को बनाता है तो पहले वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, उनका टेस्ट क्या है। देखो आज अगर आप मार्केट के अंदर कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप एक रैशनल डिसीज़न लेने के बाद ही गुड्स को परचेज़ करते हैं। तो प्रोड्यूसर का ये व्यू जो पहले होता था कि जो भी हम बना लेंगे वो इजीली सेल हो जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब प्रोड्यूसर को वही बनाना पड़ता है जो कस्टमर की नीड है, जो उनका टेस्ट है। तो इसमें बेसिकली जो मॉडर्न व्यू है वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग को हम इंक्लूड करते हैं, हम इसको एक कस्टमर ओरिएंटेड मान के चलते हैं और इसमें होलिस्टिक मार्केटिंग आती है। होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब है कि हम मार्केटिंग के एरा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया है, the consumer oriented marketing has given rise to a new philosophy in business known as marketing concept। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है और इसमें क्या है, बेसिकली इसमें कंज्यूमर ओरिएंटेशन की बात हो रही है। कस्टमर को ही मेन फोकस किया जाता है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। Marketing concept emphasize the determination of requirement of potential customer and supplying प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दिया रिक्वायरमेंट, कि जो भी गुड्स हम बनाएंगे तो उसको बनाने से पहले हमें कस्टमर के बारे में सोचना होगा, उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ट्रेडिशनल व्यू से बहुत सारे चेंजेस आए हैं मॉडर्न व्यू में। ट्रेडिशनल में तो सिर्फ गुड्स के प्रोडक्शन की बात हो रही थी, गुड्स को बनाया और इसको हमने इजीली सेल कर दिया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज प्रोडक्शन करने से पहले प्रोड्यूसर को बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि क्या मैं जो बनाऊंगा क्या वो सेल हो जाएगा। अगर सिर्फ बनाकर हमारा काम ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं होता, उसको सेल भी करने की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ सेल करने के बाद भी जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है वो फिनिश नहीं होती है। रादर हमें सेल के बाद भी ये चेक करना होता है कि जो हमने गुड्स को बनाया, जो हमने सेल किया, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड था या नहीं था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को उसे देखना होता है। लाइक जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं कि आपसे रेटिंग करने के लिए बोला जाता है, आपकी सजेशंस मांगे जाते हैं, कंप्लेंट आपकी मांगी जाती हैं, क्योंकि जो आपके सजेशंस होते हैं या जो कंप्लेंट्स होती है तो उन पर काम किया जाता
जाता है कि किस तरह से फर्दर इस तरह की कंप्लेंट को आपको फेस ना करना पड़े, या जो सजेशंस हैं तो उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पहले तो सिर्फ प्रोडक्शन बनाकर काम ख़त्म हो जाता था, लेकिन बहुत सारी आज की डेट में एक्टिविटीज़ हैं जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। तो सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट हम मान के चलते हैं। सेलिंग में तो सिर्फ हम गुड्स को सेल करने की बात कर रहे हैं कि हम प्रमोशनल एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं और अपनी गुड्स को हम सेल कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर हमें सेल करना है तो पहले हमें अपने गुड्स को इस तरह से होलिस्टिक बनाना पड़ेगा कि उसमें सारे फीचर्स हों, सारी क्वालिटीज़ हों, जिससे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड किया जा सके। नेक्स्ट है फीचर्स क्या हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। तो इसकी डेफिनेशन से भी काफ़ी सारे फीचर्स हमें क्लियर हो जाते हैं कि जो अगर हम आज मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है मॉडर्न मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। आज की डेट में कंज्यूमर को मार्केट का किंग माना जाता है। तो पहले जो हमारा फोकस था वो प्रोडक्ट पर होता था कि हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया है कि आज जो हमारी थिंकिंग है वो प्रोडक्ट से चेंज होकर कस्टमर की तरफ चली गई है, और एक फैक्ट्री से चेंज होकर वो मार्केट की तरफ चली गई है। फैक्ट्री में हम बाद में पहुंचते हैं, पहले हम पूरा मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिटर कैसा है, उसका प्रोडक्ट किस तरह का है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं। तो जो फिलॉसफी है वो चेंज हमारी हो चुकी है। तो जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। कस्टमर को बिल्कुल पूरा जो फोकस होता है वो हमारा कस्टमर के ऊपर होता है। सेकेंड आता है इट बिगन्स एंड एंड विद द कस्टमर, कि जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट भी कहाँ से होती है, कस्टमर से स्टार्ट होती है, और इसका एंड भी कहाँ पर होता है, कस्टमर पर होता है। कि एक जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो कस्टमर को एनालाइज करता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उनकी नीड, टेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इसका एंड भी कंज्यूमर पर ही होता है। कंज्यूमर को मीन्स बेचने के बाद देखा जाता है कि क्या कंज्यूमर सेटिस्फाइड था, और वह सेटिस्फैक्शन बहुत सारे फैक्टर्स के रिगार्डिंग हो सकती है, लाइक प्राइस है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और टाइमली। सबसे बड़ी बात कि क्या टाइम पर उनको वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर एक मार्केटर जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाता है तो वो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो आज के टाइम में अगर हमें मार्केट के अंदर सक्सेसफुली सरवाइव करना है तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा। इट प्रोसीड एंड सक्सीड प्रोडक्शन, जो इसकी थर्ड फीचर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसीडिंग का मतलब कि ये प्रोडक्शन के बहुत पहले शुरू हो जाता है, और सक्सीडिंग का मतलब कि प्रोडक्शन होने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक ये कॉन्टिन्यूटी में रहता है। तो प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग मतलब उसके पहले से शुरू हुआ और इसके बाद में भी ये कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। इट इज़ कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड। जो मार्केटिंग होता है ये कंपटीशन ओरिएंटेड होता है कि इसमें कंपटीशन को ध्यान में रखा जाता है। एक प्रोड्यूसर को कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है। अगर एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट हमसे अच्छी क्वालिटी का होगा, कम प्राइस पर अवेलेबल होगा, तो हम लोग मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कस्टमर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उन कस्टमर को भी जो प्रेजेंट में हमारे हैं और उनको भी जो पोटेंशियल हो सकते थे, तो वो जो कस्टमर है वो स्विच ओवर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की बजाय वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो रीज़न तो सही है, क्योंकि उनका प्राइस भी रीज़नेबल है और क्वालिटी वाइज भी वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये कंपटीशन ओरिएंटेड होता है कि मार्केटिंग के अंदर एक प्रोड्यूसर जब गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ को भी देखता है, उनके प्रोडक्ट को देखता है, किस तरह का प्रोडक्ट लेकर एक कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इट्स स्ट्रैटेजी इज़ टारगेट मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एक टारगेट सेट कर लिया जाता है, एक टारगेट मार्केटिंग की जाती है कि जिस तरह के कस्टमर को हम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे अगर एक रेडीमेड गारमेंट्स का कोई प्रोड्यूसर है और वो सिर्फ बच्चों के लिए वो जो है वो गुड्स बनाता है, कपड़े बनाता है, गारमेंट्स का उसका काम है, तो उसका जो फोकस होगा वो बच्चों के ऊपर ही होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, लाइक
1 to 6 ईयर के तक के हो सकते हैं, तो उनको किस तरह के मतलब उसको ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उन सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो पूरा फोकस उसका उसके ऊपर होगा। तो वो सारा एनालाइज करने के बाद, सारी स्क्रीनिंग करने के बाद ही वो डिसीजन लेता है कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट को बनाने की ज़रूरत है। तो जो उसकी टारगेट मार्केटिंग होती है, तो वो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप के कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो मुझे अकॉर्डिंगली ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अंडर मार्केटिंग इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग होती है और डायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब कि सीधा जो होता है वो हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग होता है कि हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होती है, उनके नीड को हम लोग समझते हैं, उनकी वांट्स क्या है और अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये स्क्रीन पर है आपके सामने। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ग्रोथ होना, ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसमें उनकी जो नीड है वो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अलग अलग तरह के लोग ऐड होने शुरू हो जाते हैं, तो डाइवर्सिटी आती है, डिज़ायर्स अलग अलग होती हैं, वांट्स अलग अलग होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने प्रोडक्शन को करना होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, और कई बार एक नई प्रोडक्ट लाइन को भी हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आता है। नेक्स्ट है चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ फैमिली। आज के एरा में जो फैमिली की कंसेप्ट है वो भी चेंज होती जा रही है। पहले जो फैमिलीज़ थी वो जॉइंट फैमिलीज़ थी, और आज की डेट में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। तो इससे क्या होता है, देन जो इफ़ेक्ट आएगा एजुकेशन की वजह से, या जो माइग्रेशन है, या सेल्फ रेलेवेंट आता है, तो इससे जो फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से उनकी जो नीड है, उनका जो टेस्ट है, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है, तो उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो प्रोड्यूसर को गुड्स को के प्रोडक्शन से पहले इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है, इन सारे फैक्टर्स को वो एनालाइज करेगा और फर्दर वो प्रोडक्शन के डिसीजन को लेता है। डिस्पोजेबल इनकम। आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है तो उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से उनका जो इनकम लेवल है वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उनके लाइफस्टाइल में, उनकी क्वालिटी में, लाइफ क्वालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो इनकम ज़्यादा होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ चुकी है। पहले जो था डिस्पोजेबल इनकम कम होती थी, बिकॉज इनकम कम थी तो खर्च करने के लिए इनकम भी कम होती थी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस इनकम को हम स्पेंड कर सकते हैं, इनकम का वो पार्ट जिसको हम खर्च कर सकते हैं, तो वो डिस्पोजेबल इनकम में आता है। तो अगर हमारा सैलरी हमारी बढ़ जाती है, हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम का प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से नीड बढ़नी शुरू हो जाती है, डिज़ायर जो होते हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। तो फाइनली क्या होता है कि वो बाइंग एक्शन जो होता है वो भी हो जाता है, मतलब एक पर्सन गुड्स को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कभी ख़त्म हो जाएंगे, ये तो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंजेस जो प्रोसेस होते हैं वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर एक इन्वेंशन होती है तो इसके बाद दूसरी इन्वेंशन भी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ को इन्वेंट किया गया तो इसके बाद कभी कुछ इन्वेंशन नहीं होगा उसके रिगार्डिंग, लेकिन एक इन्वेंशन से जो है नेक्स्ट इन्वेंशन का भी एक स्टार्टअप होता है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट है कि जो लोग हैं मतलब बहुत जल्दी
प्रोडक्ट है ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि कुछ थोड़े दिनों के बाद ही एक नया प्रोडक्ट नए फीचर्स के साथ, नए ऐप्स के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। तो हमें क्या लगता है कि अगर आज हमने कोई फ़ोन ख़रीदा है और थोड़े दिनों के बाद 10 to 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद ही कोई नया फ़ोन जब मार्केट के अंदर आ जाता है तो हमें लगता है कि हमारा फ़ोन तो बहुत ज़्यादा जैसे इन्फीरियर सा हमें लगना शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस है वो बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी हो रही हैं। तो इन चेंजेस की वजह से भी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्टन होता जा रहा है कि जल्दी से वो अपनी जो ग्रोथ के स्टेज पर आता है और जल्दी वो अपनी डिप्रेशन स्टेज पर पहुंच जाता है। तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी काफ़ी छोटा होता जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक प्रोड्यूसर है उसको गुड्स को बनाने से पहले ये सारी चीज़ों को उसे सोचना होता है कि टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्टेबल होना ज़रूरी है। मास कम्युनिकेशन मीडिया, लोग किसी नए प्रोडक्ट के बारे में उनको कहाँ से पता चलेगा? मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है। मास मीडिया में जो चेंजेस आते हैं तो उनको दिखाते हैं। मास मीडिया के थ्रू क्या पता चलता है? लोगों को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमें कहाँ से पता चलती हैं चीज़ें? हमें कहाँ से आइडिया मिलता है कि हमें क्या परचेज़ करना चाहिए, हमारी नीड को क्या चीज़ सेटिस्फाइड कर सकती है? तो दीज आर ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में हम ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट की भी बात हम कर सकते हैं, या जो आप टीवी चैनल पर एडवर्टीज़मेंट देखते हो या आपके न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो इनसे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारी नीड क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, और इन नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके बाद है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स अलग अलग जो हमारी अलग अलग जो क्लासेस हैं उनके लिए अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हमारे सेटिस्फाइड करते हैं, और इसका जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ इसके यूज़र्स को ही नहीं होता, इधर जो नॉन यूज़र्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहला जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल फर्म का हो सकता है। इंडिविजुअल फर्म के लिए क्या बेनिफिट है? अगर वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इससे वो और ज़्यादा अडेप्टिव हो जाते हैं। अडेप्टिव का मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली वो भी चेंजेस लेकर आते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरी मार्केट को इवेलुएट करते हैं, मार्केट को रिसर्च करना शुरू करते हैं, कंज्यूमर को टेस्ट करते हैं, मार्केटिंग की ऑडिटिंग करते हैं। तो इससे क्लैरिटी हो जाती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें किस तरफ जाने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों से रिसर्च करने से हमें क्या क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं, या हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस पैकेट्स है उसके अंदर क्या कमियां हैं। तो इससे एक वारंट हमें मिलता है कि हमें किस तरह से प्लान करने की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और किस तरह से हमें इनोवेट करने की ज़रूरत है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही अपना काम करते रहेंगे, पुरानी टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे, तो हम मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या करना होगा, जो भी हमें पहले मार्केट को स्कैन करना होगा। मार्केट में क्या ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाइड करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। इसके बाद इट गारंटीज फिनेंशियल सक्सेस। तो एक इंडिविजुअल फर्म के लिए और क्या फ़ायदा होता है? अगर हम कंज्यूमर की नीड को एनालाइज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। लाइक कॉस्ट का हो सकता है, टाइम हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है। तो अगर इन सबको हम एनालाइज करते हैं तो इससे इनोवेशन हमारा बढ़ेगा। इनोवेशन बढ़ने की वजह से हम डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मीन्स जब तक हम मार्केट को स्कैन नहीं करते हैं तो मार्केट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, और इससे हम फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने मार्केट को स्कैन किया ही नहीं है और हमने ऐसे प्रोडक्ट बना दिया, अगर हमने ऐसे कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसकी नीड ही नहीं है, तो क्या हम इसको सेल कर पाएंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पहले मार्केट को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद एक तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, प्राइजेस हम प्राइस बेनिफिट हमें मिल सकता है, क्वालिटी वाइज हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इट डिलीवर द गुड्स टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो बेनिफिट है वो सोसाइटी के लिए होता है।
सोसाइटी बिजनेस हाउसेस से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है कि उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम प्राइस पर अवेलेबल हो, कन्वीनियंट प्लेस पर अवेलेबल हो, और उनमें जो उनके सामने ऑप्शंस हो कि उनमें से वो बेस्ट वन को चूज़ कर सके, बारगेनिंग कैपेसिटी है, क्रेडिट परचेज़ की फैसिलिटीज़ उनको मिले, और अगर वो गुड्स को रिटर्न करना चाहते हैं तो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हो। अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है, मतलब उनको कई तरह के जो रेमेडीज़ हैं वो एक प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर सके, तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह की डिमांड को एक्सेप्ट करता है और इसको अप टू मार्क, ठीक है, वो करने की कोशिश करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। इट अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड। एक मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी पहले के कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होंगे, कंफर्ट्स और लग्जरीज प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, तो इससे क्या होता है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले के कंपैरेटिवली अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट बिल्ड डायनेमिक मैन पावर। हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम भी एफ़र्ट्स करना स्टार्ट करते हैं, और जब एफ़र्ट्स करना हम शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक अच्छे मैनेजर डेवलप होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो वो सोल्यूशन उनके लिए क्या होगा। हर तरह की प्रॉब्लम को वो स्कैन करते हैं और किस तरह से उनको सोल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए भी वो डीपली उस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो मीन्स जब एक पर्सन ऐसे बार बार प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, उनको सोल्व करने के लिए वो बहुत सारे कोशिश करता है, बहुत सारी कि वो कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो उनको ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो इसका बेनिफिट तो एक पर्सन को मिलता ही मिलता है, नो डाउट वो तो मिलेगा ही। दैट मीन्स इससे क्या होता है कि एक डायनेमिक मैन पावर होती है, और मैन पावर जो होती है इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैन पावर एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिवली काम करती है, उनमें टैलेंट एनहेंस होता है, तो इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।